इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 2024 के रण की फाइनल राउंड की प्रैक्टिस चल रही है और बस 64 घंटे के बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। 57 सीटों पर वोटर्स अपना फैसला सुना देंगे। 486 सीटों पर वोटर्स अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। मतलब ये कि 1 जून को चुनाव का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 1 जून को वोटिंग के तुरंत बाद इंडिया टीवी पर आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल भी दिखाएंगे। सभी 543 सीटों का संभावित रिजल्ट भी बताएंगे। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही आएगा। नतीजे क्या होंगे? क्या यूपी की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा या अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी खटाखट अपने नंबर्स बढ़ा लेगी? उत्तर प्रदेश की वो 13 सीटें जो पूर्वांचल का हिस्सा हैं, जो देश को प्रधानमंत्री भी देता है, जो उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री भी देता है, वो 13 सीट जहां पर यूपी के 2 लड़के नील बटे सन्नाटा है। यहाँ निषाद, राजभर, बिंद, मौर्य, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, हर जाति की अपनी भूमिका है। 2019 के चुनाव से लेकर 2024 का चुनाव आने तक, मोदी के एग्रेसिव प्रचार से लेकर अखिलेश यादव के संविधान बचाने के नारे तक, पूर्वांचल का ये दौर किसके लिए मुश्किल, किसके लिए आसान, कितना कठिन, आज बड़े तफसील से विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें, जिनमें पिछले 6 फेज में 67 सीटों की वोटिंग हो चुकी है। अब आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान होना बाकी है। बात पूर्वांचल की सबसे पहले करेंगे। पूर्वांचल की वो 13 सीटें कौन सी है जहां पर 7वें फेज में अंतिम चरण में मतदान होना है? महाराजगंज, देवरिया, सलेमपुर, चंदौली, गोरखपुर, बांसगांव, बलिया, वाराणसी, कुशीनगर, घोसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। 1 जून को यहां पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें पूर्वांचल की सीटें जहां पर मोदी और योगी की जोड़ी सुपर डुपर हिट है। और ये फीस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी का काशी, जिसे अखिलेश यादव आजकल क्योटो तो कभी क्यूटो कहकर बुला रहे हैं, वहां पर भी मतदान होना है। वाराणसी और योगी का क्षेत्र गोरखपुर, जहां मतदान होना है। मतलब ये कि बीजेपी के जो 2 सुपरस्टार हैं, मोदी और योगी, उनके क्षेत्र में, इससे सटे हुए इलाकों में वोटिंग 1 जून को होगी। अगर पिछले चुनाव को देखें तो मोदी और योगी का स्ट्राइक रेट 85% था, जिसे इस बार बढ़ाकर 100% वो करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, चेहरा आपके सामने है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की वो काउंटिंग जो इसी पूर्वांचल में 0 से शुरू होती है, क्या वो आगे बढ़ पाएगी? सवाल ये, क्योंकि यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की ऑल टुगेदर अगर 80 सीटों पर ही बात करें तो वो कितनी है ये आप भी बेहतर जानते हैं। आप लगातार इंडिया टीवी पर एनालिसिस देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पिछली बार बीएसपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी, तो मायावती ने तो यहाँ पर 15% का स्ट्राइक रेट दिखाया था, 2 सीटें जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 0 पर रह गई। अब सवाल ये कि मोदी और योगी की ये जोड़ी 100% स्ट्राइक रेट बनाने के लिए क्या रणनीति बना चुकी है? कितना एग्रेसिव इनका प्रचार है? क्या पूर्वांचल की जाति का गणित सॉल्व कर लिया है? सवाल ये कि आखिरी फेज में पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से 11 सीटें तो एनडीए ने जीती और बाकी 2 सीटें मायावती की पार्टी के पास आई। आइए अब आपको पिछले 2 चुनावों का रिजल्ट सबसे पहले दिखा देती हूँ। साल 2014 और 2019 का ट्रेंड आपके सामने। घोसी का चुनाव जहां पर बीजेपी ने 2014 में जीता, लेकिन 2019 में घोसी बीएसपी का उम्मीदवार यहां से जीता। जरा इसे रोक दे थोड़ी देर के लिए। एनडीए में साथी दल यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, इन 2 सीटों की बात करें तो यहां से अपना दल ने जीत दर्ज की। जहां मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल, तो वहीं रॉबर्ट्सगंज में इस बार भी अपना दल की ओर से एक महिला उम्मीदवार उतारी गई है। ये दिलचस्प बात है। ये जो 13 सीटों की लड़ाई हम आपको बता रहे हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं एनडीए की ओर से, एक मिर्जापुर और एक रॉबर्ट्सगंज। महाराजगंज बीजेपी ने 14-19 का चुनाव जीता। गोरखपुर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव, इन सीटों की बात कर लें तो बीजेपी का परचम लहराया। ये वो दौर है जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये लड़ाई आसान है, लेकिन क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसे मुश्किल बना पाए हैं? जहां पिछली बार मायावती का हाथी
झूम कर चला था। इसमें घोसी और गाजीपुर की सीट, इन दोनों सीटों पर 2014 में बीजेपी जीती, लेकिन पिछली बार कास्ट इक्वेशन ऐसा बना कि घोसी और गाजीपुर में कमल नहीं खिल पाया। बाकी सभी सीटें, जैसा कि हमने आपको बताया, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। इस बार मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट अपना दल क्या परफॉर्म करती है, इस पर लोगों की नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात बलिया सीट की, एक एक करके अब सीटें आपके सामने रखती हूं। बलिया सीट, जिसे कई लोग बागी बलिया भी कहते हैं, वही बलिया जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ रहा। यहां पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के नीरज शेखर का समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे से मुकाबला। बीएसपी ने यहां यादव कैंडिडेट को उतारकर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। ललन सिंह यादव चुनावी मैदान में यह फाइट ट्रायंगुलर हो गई है। बलिया लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है। यहां करीब 3 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके बाद बात आती है यादव की, राजपूत की और दलित वोटर्स की, जिनकी संख्या इस वक्त आपके सामने 12% यादव वोटर, 8% मुस्लिम वोटर, राजपूत वोटर 13%, दलित वोटर 15% और भूमिहार वोटर्स की संख्या 8% की है। यानी ये जो वोट बैंक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है। वैसे तो चंद्रशेखर को हर वर्ग का वोट मिलता था, लेकिन राजपूत वोटर्स ने हमेशा उनका साथ दिया। अगर बलिया की कास्ट इक्वेशन की बात करें तो ये हम आपके सामने रख चुके हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस पर जुड़ गई हैं। एनालिसिस उनका क्या है, वोटर्स का मूड क्या है, समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को मैदान में उतारना कितना वोट काट पाएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम 2 रिएक्शंस भी जो है, पॉलिटिकल रिएक्शन, वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रुचि, ये जो बलिया है, ये किसका बल जो है वो निकाल देगी और किसे बल दे देगी, जरा ये बताएं। देखिए, सनातन पांडे पिछला चुनाव भी काफ़ी अच्छा लड़े थे और वो करीब 16 हज़ार वोट से हारे थे वहाँ के। अब बीजेपी ने इस बार टिकट बदल दिया है, नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सनातन पांडे पर समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। लेकिन अभी आपने देखा मीनाक्षी कि चुनाव परसों करीब 2 दिन पहले जो नारद राय, जो वहाँ पर बड़े भूमिहार नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, 3 दशक से ज़्यादा का जिनका सियासी सफ़र रहा है, वो अमित शाह से मिलने चले गए थे और उन्होंने अपने को मोदी का परिवार का सदस्य बता दिया था। तो एक बड़ा झटका वोट के पहले समाजवादी पार्टी को लगा है बलिया में। अब बलिया किसको चुनता है इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव का आप देखेंगे तो उन्होंने एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट में जी आप जिनकी बात कर रही हैं उनका जरा एक रिएक्शन हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि नारद राय का जाना और उनका इतना तीखा बयान सामने आना, रुचि, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी की 13वीं कर दूंगा। जरा वो रिएक्शन एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो ताल मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो ताल। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आए, तभी मैंने बर्दाश्त किया। करते करते जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं। हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया, रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर। जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। अंत हुआ तब जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था। मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता। मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का 13 कर दूंगा, 3 दिन के अंदर 13 कर दूंगा और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा।
नारद राय के समाजवादी पार्टी छोड़ने पर बलिया से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे का रिएक्शन भी आया। सनातन पांडे ने कहा कि नारद राय के जाने से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नारद राय हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो नाराज हैं। उनके नाराजगी से बीजेपी में झुकाव दिख रहा है, मुलाकात हो रही है, सोच सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। उससे कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? जितने लोग इस हिंदुस्तान में नंबर 2 के कारोबारी हैं, जो नंबर 2 के कारोबारी हैं या जमीन के नंबर 2 कारोबारी हैं या जिनके पास काला धन है, वो सारे के सारे लोग जो हैं बीजेपी के पास नतमस्तक हैं। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पापों को 1 मिनट में धुल देने का काम करती है। अब देखिए, नेताओं के अपने अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो जनता तय करती है। अब देखा जाएगा कि 3 दिन में ये जो 13वीं वाली बात है नारद राय की, उस पर भूमिहार वोटर किस तरीके से अपना रिएक्शन दिखाता है। लेकिन बात एक और सीट की, घोसी के घमासान की। नारद राय के अखिलेश की साइकिल से उतरने के बाद बलिया में तो बीजेपी का किला मजबूत हो गया, लेकिन बात घोसी की, जहां पिछली बार मायावती की पार्टी जीती थी। लेकिन मोदी को अगर पूर्वांचल में 100% का स्ट्राइक रेट हासिल करना है तो घोसी की सीट भी जीतनी होगी। इस बार ये सीट उन्होंने अपने सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भूमिहार जाति से आने वाले राजीव राय को टिकट दिया गया है। मायावती ने इस बार 2 बार से सांसद रहे बालकृष्ण चौहान पर भरोसा जताया है। मतलब ये कि मायावती ने कोशिश ये की है कि जहां भी मामला ट्रायंगुलर हो सकता है वहां पर डायरेक्ट फाइट में लाया जाए। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच ये दरार दिखाई दे रही थी, लेकिन राजभर ये कह रहे हैं कि कोई मुकाबला है ही नहीं। अखिलेश ने अब की बार बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ 4 यादवों को टिकट दिया है, 4 मुसलमानों को दिया, बाकी ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, ठाकुर, राय सबको दिया है। अखिलेश का यह जाति गणित वाला गुलदस्ता कितना कामयाब लग रहा है? कोई कामयाबी नहीं है। वो बीजेपी को जिताने के लिए टिकट दिए हैं। जहां मुस्लिम का ज्यादा वोट है वहां मुसलमान को टिकट नहीं। और जो अति पिछड़े हैं ये किसको टिकट दिया? अति पिछड़ों को। दूसरी चीज आप उठा के देखिए, अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश के यादव सिर्फ सफाई में रहते हैं। 5 टिकट यादवों को मिला सिर्फ सफाई से। मऊ का यादव कहाँ जाएगा, आजमगढ़ का कहाँ जाएगा? मऊ चुनाव लड़ना तो सफाई से आएगा, बदायूं लड़ना तो सफाई से जाएगा, कासगंज लड़ना है तो सफाई से, चारों तरफ सफाई से लोग आएंगे लड़ेंगे। तो ये यादव क्यों वोट देगा? वो यादव बड़ी संख्या में अब उनका साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ जा रहा है। विपक्ष का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा अब की बार है तो कह रहे हैं कि 400 पार की बात कर रहे हैं, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप ओबीसी जाति से आते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की जातियां गिनाते हैं, उनके बीच जाते हैं, तो ये जमीन पर मुद्दा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या भाषण दे रहे हैं आप रैलियों में संविधान बदलने में? कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको खतरा है, उनकी मान्यता रद्द होने की खतरा है। जब मान्यता रद्द होगी तो उनका संविधान खतरे में होगा। इस नाते वो अपने संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मान्यता क्यों रद्द होगी भाई? वो चुनाव की पार्टियां हैं, लड़ेंगी। अरे जब चुनाव आयोग का मानक पूरा नहीं होगा, उनके उतने सांसद और विधायक नहीं होंगे, उतना % वोट नहीं मिलेगा तो मान्यता रद्द नहीं होगी। अच्छा, राष्ट्रीय से स्टेट और स्टेट से अंडर चले जाएंगे 0 में। अच्छा, तो क्या करेंगे? तो वो चिल्ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि संविधान को। ओम प्रकाश राजभर के दावे हमने सुन लिए रुचि, लेकिन ये घोसी का घमासान किसे जिता सकता है, किसे हरा सकता है? आम लोगों की राय क्या दिखाई दे रही है वहां पे? देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का ये इलाका है और राजभर वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो जो नोनिया जाति के हैं, ये भी ओबीसी की एक जाति है और ये नोनिया जाति का भी यहाँ पर वोट है। हालांकि बाई इलेक्शन में जो विधानसभा का हुआ था, दारा सिंह चौहान खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है बीजेपी को कि जो बीजेपी का वोट है और प्लस जो ये ओबीसी वोट है, गैर यादव ओबीसी वोट, जो राजभर का भी अपना बड़ा वहाँ का क्षेत्र है उनका, तो वो जिताएगा ओम प्रकाश राजभर को। अब आपने देखा कि अगर आप घोसी का पूरा चुनाव प्रचार देखेंगे
तो पिछले 2-3 महीने से ओम प्रकाश राजभर वहीं पर कैंप किए हुए हैं। उनका बेटा लगातार प्रचार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए सभा करने के लिए और योगी आदित्यनाथ की वहां पर सभा हुई, रोड शो हुआ। तो ये सब उनके अंदर एक तरह की उम्मीदें जगा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि जो एक सीट उनको मिली है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 80 में से, वो जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन सपा का भी अपना दावा है कि उनका कहना है कि राजीव राय ये सीट निकाल ले जाएंगे। मुस्लिम और जो यादव वोटर का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लें, वो तकरीबन 6 लाख के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बाकी और वोटों का कॉन्सोलिडेशन हो जाता है तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। मैं रुचि आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन गाजीपुर एक और सीट पूर्वांचल की जो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से चर्चा में रही। साल 2019 में जब चुनाव हुआ था, यहां भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार गाजीपुर में ऐसा क्या है समीकरण जो हो सकता है बीजेपी के लिए नैया पार कराने वाला हो? मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? आपको बता दें, इस बार यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। पिछली बार मायावती के हाथी पे बैठकर लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीएसपी ने उमेश सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें टिकट दिया है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल को कृष्णानंद राय हत्याकांड में निचली अदालत से 4 साल की सजा भी हो चुकी है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। अगर वोटिंग से पहले उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि प्लान बी भी तैयार है। उन्होंने अपनी बेटी का नामांकन करा रखा है और ऐसी स्थिति में अपने पूरे के पूरे वोट को वो अपनी बेटी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। गाजीपुर सीट से मैं भी दौरा करके आई हूँ। बड़ी दिलचस्प सीट है रुचि, जहाँ का अगर कास्ट इक्वेशन हम देख लें, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस अलायंस के लिए मुफीद साबित होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि पिछली बार मायावती का जो अपनी ताकत है वो भी अफजाल के पीछे खड़ी थी। इस बार ये गठबंधन टूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सारी सीट्स पर यही बात है कि जो मायावती का वोट है, जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश का, 22% दलित वोट है और उसमें से करीब 11% जाटव वोट है, जिस जाति की मायावती खुद हैं। तो वो जो 11% है वो तो मायावती के साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, जबकि ये कहा जा रहा है कि मायावती मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। अब जो बाकी 11% है उस पर बीजेपी 2014 से ही सेंध लगा रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में वो वोट बीजेपी के पास चला गया है, कुछ जाटव वोट भी चला गया है। तो अब इस चुनाव में जो मायावती का वोटर है वो किधर जाता है? वो क्या जिस तरह से 2019 के चुनाव में जो वोट कुछ अखिलेश यादव को मिला था वो इस बार किधर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अब गाजीपुर की बड़ी बात वहां पर माहौल बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था रुचि। मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है सीट पर कि लोगों को विकास समझ में आ रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का इशू पर लोगों का मोटिवेशन बहुत ज्यादा था कि योगी की सत्ता ने यहाँ पर कमाल करके दिखाया। अगर मोदी और योगी की विकास वाली जोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर वाली जोड़ी यहाँ पर हिट हो जाती है तो बीजेपी के लिए ये सीट निकालनी आसान हो जाएगी। रुचि, कुछ और सीट की हम बात करेंगे। मिर्जापुर पूर्वांचल की एक और सीट जहां से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां से भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद को अपनी साइकिल पर बैठाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये 3 चेहरे इस वक्त आपके सामने। मायावती की बात की जाए तो उन्होंने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। अब आपको मिर्जापुर का जाति गणित भी बता देती हूं। मिर्जापुर में सबसे ज्यादा दलित वोटर्स की आबादी है, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। इसके बाद करीब 2.5 लाख कुर्मी वोटर्स की संख्या है, जो जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। मिर्जापुर में 2 लाख ब्राह्मण और करीब 2 लाख वैश्य वोटर्स हैं। राजपूतों की संख्या भी करीब 90,000 है और मुस्लिम मतदाता भी मिर्जापुर में हार और जीत का फैसला करते हैं। यहां मुसलमानों की संख्या करीब 1,20,000 है। तो मिर्जापुर ये एक और ऐसा इलाका जहां रुचि, अगर आम जनता से बात करें तो आम जनता कहती है कि हमने विकास होते हुए देखा है, हमने कॉरिडोर बनते हुए देखा है, हमने सड़कें बनती हुई देखी हैं। अब विकास काम करेगा, कास्ट फैक्टर काम करेगा, मोदी योगी की जोड़ी काम करेगी, या फिर अब मैं क्या पूछूं, साइकिल हवा भर के निकल देगी?
देखिए, मिर्ज़ापुर बिल्कुल बनारस वाराणसी से लगी हुई सीट है, तो जाहिर है कि वाराणसी का काफ़ी कुछ असर यहाँ भी आपको मिर्ज़ापुर पे देखने को मिलेगा। अब ये कुर्मी बाहुल सीट है और अनुप्रिया पटेल पिछला चुनाव भी जीती थी, उसका पिछला भी जीती थी, तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट बनाया है वो 2019 के चुनाव में भदोही से बीजेपी के एमपी थे और वहाँ से समाजवादी पार्टी उनको यहाँ लेकर आई है इस उम्मीद पे कि बिंद वोट उनको मिल जाएगा। और बाकी क्योंकि कुर्मियों का वोट भी मिलने की उम्मीद समाजवादी पार्टी को है, तो उनका कहना है कि मुस्लिम, बिंद और ये सारे वोट मिलाकर हम अच्छे यहाँ स्ट्रांग पोजीशन में हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वाराणसी से जुड़ी सीट है और अनुप्रिया पटेल हैं, और आपने जैसे कहा कि जो काम है जो बीजेपी कह रही है कि उनका जो MY समीकरण है, यानी मोदी और योगी कि केंद्र की बीजेपी सरकार और यूपी की योगी सरकार, उनके जो काम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, जो जनता को लाभ उससे मिला है, वो उनको जिताएगा। यही चीज कुछ मिर्जापुर में भी दिखाई देती है। मीनाक्षी, कुछ और सीटें इसी पूर्वांचल की 13 सीटों में से एक सीट चंदौली किसकी झोली में जाएगी, इस पर भी सियासी दिग्गजों की नजर है। बीजेपी ने ब्राह्मण जाति के महेंद्र नाथ पांडे पर दाव लगाया, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं वो मैदान में है। मायावती ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए सत्येंद्र कुमार मौर्य को टिकट दिया है। चंदौली के जातीय समीकरण की बात कर ले तो सबसे ज्यादा यादव समाज के वोटर्स इस क्षेत्र में हैं, जिनकी संख्या 2,70,000 के करीब है। दलित वोटर्स 2,60,000, मौर्य समाज के 1,70,000। ये यहाँ का कास्ट इक्वेशन है। चंदौली के बाद एक और सीट की बात कर लें, क्योंकि बात पूर्वांचल की 13 सीटों की हो रही है। यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 तारीख को नतीजा बताएगा। लेकिन रॉबर्ट्सगंज अपना दल यानी कि एनडीए में जो बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल जो 2 सीटें गई हैं, एक मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल मैदान में है और दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज है। रिंकी सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से छोटे लाल, धनेश्वर सिंह बहुजन समाज पार्टी से। ये पूर्वांचल की लड़ाई की बात हुई। हमने उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात की, लेकिन बात बिहार की उन 8 सीटों की भी जहां पर मतदान 1 जून को होना है, जिस पर एनडीए के स्कोर कार्ड की बात की जाए तो ये स्कोर कार्ड 8 में से 8 का है और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 100% हो गया। बीजेपी को ये सीटें बचानी है और आरजेडी को सेंधमारी करनी है। तेजस्वी यादव के लिए ये राउंड बेहद मुश्किल है। इस राउंड में लालू फैमिली की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बिहार में होने जा रही आखिरी राउंड की लड़ाई में कौन से फैक्टर काम करेंगे? क्या यहां मोदी मैजिक और लाभार्थी का मुद्दा चलेगा या जातीय समीकरण हावी रहेगा? 1 जून को बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वो नाम आपके सामने पाटलिपुत्र, काराकाट, पटना साहिब, बक्सर, आरा, जहानाबाद, सासाराम और नालंदा। इन 8 सीटों पर मतदान होना है। 2019 के चुनाव की अगर बात कर ले, इन 8 में से 5 सीटों पर कमल का फूल खिला और बाकी की 3 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की। यानी कि मोदी और नीतीश ने मिलकर इस पूरे राउंड को क्लीन स्वीप कर लिया। एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 7वें राउंड में बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान है उसमें से 2 सीटें पूर्वांचल से सटी हुई है, वहीं 2 और सीटें जहां पर पूर्वांचल का पूरा असर है, यानी कुल मिलाकर हुए 4 सीटें बक्सर, आरा, काराकाट और सासाराम। मैप इस वक्त बिहार का आपके सामने और ये पूर्वांचल की 4 सीटें जो कि बिहार का पश्चिमी इलाका, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरब का इलाका मिलकर बनता है 13+4। ये पूर्वांचल का वोटर। सबसे पहले बात बक्सर की करते हैं, जो कि पूर्वांचल के गाजीपुर से सटा हुआ है। बीच में गंगा नदी बहती है और इसे पार करके गाजीपुर सीट आती है, तो बक्सर दूसरी तरफ। बक्सर की लड़ाई में ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहां से अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। अब दोनों ही पार्टीज ने बक्सर में ब्राह्मण और राजपूत उम्मीदवारों को क्यों मैदान में उतारा है, इसके पीछे भी कारण है। बक्सर में दरअसल 20% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि 18% राजपूत वोटर्स हैं। यानी कि बक्सर सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया है। इसके अलावा 10% भूमिहार वोटर्स हैं, 16.5% दलित वोटर्स की आबादी, 5% वैश्य और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, 6.5% मुस्लिम आबादी। वैसे बक्सर में रिटायर्ड IPS आनंद मिश्रा की अगर बात की जाए और ददन यादव की बात की जाए, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, ये
समीकरण को कितना दिलचस्प बनाते हैं, बीजेपी की लड़ाई क्या मुश्किल बना पा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़ गए हैं बिहार से, और इस वक्त वहां की स्थिति क्या है, बक्सर में जातीय समीकरण और ये जो मिथिलेश की हम जो बात कर रहे हैं या दो निर्दलीय कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, इनका मैदान में आ जाना क्या बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, क्या कोई ऐसी संभावना? देखिए, बक्सर की चर्चा उस समय से शुरू हो गई जब अश्विनी चौबे का टिकट कटा, उनकी नाराजगी थोड़ी सामने आई और मिथिलेश तिवारी चूंकि गोपालगंज के रहने वाले हैं, वहां से उनको यहां लाया गया तो थोड़ी नाराजगी थी, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा आया। लेकिन होता क्या है कि जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है, नॉमिनेशन होता है, फिर चुनाव प्रचार होता है और मतदान की तारीख जब आती है तो धीरे 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 चुनाव प्रचार के दौरान परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं। तो बक्सर में भी अब वैसी ही तस्वीर सामने नजर आ रही है। हाँ, ये सही है कि आनंद मिश्रा जो कि एक IPS अधिकारी रहे हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार वहां पर कई बीजेपी आप के जिन रिटायर्ड IPS अधिकारी आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं, उन्हें तो मनाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा तक ने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन वो है कि माने ही नहीं, क्या कारण रहा? जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बार बिल्कुल इस बात पर कायम थे कि चूंकि पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ना है और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। और इससे पहले भी ये गुप्तेश्वर पांडे एक IPS अधिकारी थे, उन्होंने VRS ले लिया था, उनको भी टिकट नहीं मिला था। तो बक्सर कहें कि IPS अधिकारियों के लिए बहुत शुभ नहीं रहा है। तो आनंद मिश्रा अपनी बात पर कायम है, लेकिन आनंद मिश्रा से यदि जो नुकसान होगा शायद उसकी भरपाई ददन पहलवान से हो जाएगी, जो यादव जाति से आते हैं, विधायक भी रह चुके हैं और यादव में उनकी ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। तो एक तरह का संतुलन नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरी जातियां हैं, जो खासतौर से अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका एक मुश्त वोट जो है वो मिलने की उम्मीद है बीजेपी उम्मीदवार को। तो मोटे तौर पर आप यदि समीकरणों के लिहाज से देखें तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी की स्थिति अभी अब थोड़ी ठीक नजर आ रही है। बक्सर से ही सटी हुई एक और सीट है काराकाट, जहां पर भोजपुरी सुपरस्टार की दावेदारी ने पूरी लड़ाई को न सिर्फ हाई प्रोफाइल बना दिया है, बहुत दिलचस्प बना दिया है। हम बात कर रहे हैं काराकाट सीट की। NDA में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सीट आई, जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं। वहीं माले से राजाराम कुशवाहा हैं। दोनों कुशवाहा के बीच में एक भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो बीजेपी में गए भी, वहां से निकाले भी गए, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप समझ गए हैं, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की। काराकाट का जातीय गणित आप समझ ले, यहाँ पर 19% सवर्ण वोटर्स है, यादव 17% हैं। यहाँ का कास्ट फैक्टर आपके सामने, 19% सवर्ण, 17% यादव, SC वोटर्स की आबादी 20% और 9% मुस्लिम वोटर्स। काराकाट में कुशवाहा वोटर निर्णायक है। कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स करीब 3 लाख हैं, जबकि राजपूत वोटर्स 2 लाख के करीब हैं और यादव वोटर्स भी यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा आबादी रखते हैं। काराकाट में कुशवाहा वोटर कितना बचेगा, पवन सिंह, राजपूत और यादव वोटर्स में कितनी सेंधमारी वो कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पवन सिंह के प्रचार में चाहे खेसारी लाल यादव हो, अनुपमा यादव हो, उनसे लेकर भोजपुरी सिनेमा के तमाम सितारे काराकाट जा चुके हैं। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काराकाट की हम बात कर रहे हैं, पवन सिंह का बीजेपी में आना, फिर वहां से चले जाना, निर्दलीय मैदान में आ जाना, क्या बीजेपी को कोई डेंट पहुंचा सकता है? देखिए, ये तो सही है कि काराकाट में पवन सिंह ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की, और मुकाबला वहाँ त्रिकोणात्मक हो गया है। पवन सिंह जाहिर है बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं और ख़ासतौर से युवाओं में और महिलाओं में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ देखी जा रही है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एक्टर को लेकर जो आकर्षण होता है, जो भीड़ होती है, वो वोट में भी तब्दील हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पवन सिंह ने वहाँ पर अच्छी उपस्थिति दी है और अच्छी टक्कर वो देते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि 2 कुशवाहा जाति आमने सामने है। महागठबंधन से माले ने वहाँ अपना उम्मीदवार दिया है और वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से आते हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं 2014 में, और बाद में जब जेडीयू ने यहाँ टिकट दिया था तो वो भी कुशवाहा जाति के लोगों को दिया था। तो कुशवाहा जाति के बीच जो एक सेंधमारी की कोशिश है महागठबंधन की तरफ से, उसकी परीक्षा यहाँ होनी है। और इस बार लालू यादव ने अपने MY में जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा प्रयोग किया है वो कुशवाहा को ही उन्होंने टारगेट किया है। कई जगहों पर, करीब 6 जगहों पर कुशवाहा उम्मीदवार को महागठबंधन ने उतारा है। तो ये कोशिश है लवकुश वोट जो नीतीश कुमार का है उसमें सेंधमारे की। और कई जगहों पर ऐसे पहले भी देखा गया है कि कुशवाहा जाति के जो वोट का ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि यदि
सामने उसकी जाति का उम्मीदवार है तो कुशवाहा वोट देते हैं। तो शायद उस बात को ध्यान में रखकर लालू यादव ने एक बार प्रयोग किया है, लेकिन ये प्रयोग कितना कारगर होगा ये जाहिर है बाद में पता इसी चलेगा। प्रयोग में लेकिन निश्चित आगे रूप हम से, और चर्चा करेंगे कुशवाहा नीतीश, जो केवल उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल का नहीं, जो बिहार के भी इन 8 सीटों का वोटर है, या बल्कि इन टोटालिटी अगर हम बिहार के बाकी सीटों की भी बात कर लें, एक वोट बैंक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने तैयार किया है, वो लाभार्थी वाला वोट बैंक है, एक महिलाओं का वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक कंसोलिडेट होकर ईवीएम का बटन दबाता है तो फिर क्या ये कोई भी जाति समीकरण वहां पर काम कर पाता है या नहीं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। काराकाट और बक्सर से सटी हुई एक और सीट आरा की बात करेंगे, यहां पर भी हाई प्रोफाइल लड़ाई है। यहां से बीजेपी ने आरके सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि माले की तरफ से सुदामा प्रसाद उम्मीदवार हैं। सुदामा प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं, जबकि आरके सिंह राजपूत कैंडिडेट है। ये लड़ाई शानदार है। आरा में 17% राजपूत और 6% भूमिहार वोटर्स और 6% ब्राह्मण वोटर्स है, जबकि यादव वोट 20% है। ऐसे आप देखेंगे तेजस्वी यादव है, यादव वोट ही 20% है, तो लगेगा कि ताकत यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20% यादव, उसमें 7% मुस्लिम वोटर्स को आप देख लें तो 27% यही हो जाता है। लेकिन अगर राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा और ब्राह्मण वोटर्स को आप जोड़ दें तो ये इस MY समीकरण से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। पूर्वांचल से सटी हुई एक और सीट सासाराम, जो कि सुरक्षित सीट है, यहां से बीजेपी के शिवेश राम और कांग्रेस के मनोज राम मैदान में है। ये भी क्या मतलब क्या इत्तेफाक है, दोनों के नाम में राम है, एक तरफ मनोज कुमार, एक तरफ शिवेश कुमार, इनके बीच में ये लड़ाई है। दोनों ही रविदास समुदाय से आते हैं। सीट पर मोदी सरकार का मुफ्त राशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कास्ट इक्वेशन भी आप देख ले, ये भी बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई देती है। सासाराम में 21% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं, 15% कुशवाहा हैं, 10% राजपूत हैं, 14% वैश्य वोटर्स की आबादी जो कि हार जीत का फैसला करते हैं। यादव और मुस्लिम वोटर्स की कुल मिलाकर आबादी 17% हो जाती है। हमारे साथ नीतीश लगातार जुड़े हुए। नीतीश, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि एक लाभार्थी का वोट बैंक है, एक महिलाओं का वोट बैंक है, ये वोट बैंक अगर कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद फिर इसमें आप कास्ट इक्वेशन को भी जोड़ लें, तो क्या ये एनडीए की ताकत को बढ़ाता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये लाभार्थियों का जो एक बड़ा वोट बैंक है, वो करीब करीब आप देखें, जो खासतौर से जो कमज़ोर तबका है, खासतौर से जो अति पिछड़ी जातियां हैं और दलित तबका है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे पहले भी चुनाव में हमने देखा, यदि आप इस यूपी के जो सटे के इलाके हैं, यदि आप वहाँ भी देखें तो जो राशन का जो मुद्दा है, यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था वहाँ पर किस तरह से काम किया था, और इस बार भी नज़र आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सभी सीटों पर जो लाभार्थियों का ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है। और कई जगह जब हम लोग जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि जो हमें राशन दे रहा है हम तो उसके साथ खड़े हैं। तो लाभार्थियों का ग्रुप है। इसके अलावा कई जो दूसरी जातीय समीकरणों के आप देखें यदि, तो जातीय समीकरणों के लिहाज से भी जो एनडीए का समीकरण है वो महागठबंधन के समीकरण के सामने बड़ा दिखाई देता है। MY में कुछ जोड़ने की कोशिश जरूर की है इस बार महागठबंधन ने, लेकिन ये कोशिश वहीं सफल होगी जहां नया प्रयोग किया गया है। जैसे MY से हटकर जहां उम्मीदवार दिए गए हैं वहां थोड़ी सेंधमारी हो सकती है, लेकिन आप ऐसे देखें अति पिछड़ी जातियों का समूह, दलितों में खासतौर से चिराग पासवान उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, सवर्ण का एक बड़ा हिस्सा साथ है। तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण और जो एक परसेप्शन की बात है, लाभार्थियों की बात है, मुद्दे की बात है, उस मोर्चे पर भी एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है। एक परसेप्शन तो संविधान बचाने वाला भी खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये नैरेटिव ने कितना काम किया ये तो 4 तारीख का दिन ही बता देगा। आखिरी चरण में बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें पाटलिपुत्र की सीट बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक बार फिर लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच में कांटे की टक्कर है। मीसा भारती पिछला चुनाव रामकृपाल यादव से हार गई थी, क्या इस बार वो अपनी हार का बदला ले पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ नीतीश में जल्दी से आपसे एक बार चर्चा कर लूं, क्योंकि आप मीसा भारती से मुलाकात करके आए थे और बड़े कड़वे शब्दों में नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, नीतीश कुमार की आलोचना करना, लेकिन एक बार वो ये चुनाव हार चुकी हैं, दूसरी बार फिर कोशिश में है। कोशिश कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए, 2009 में पाटलिपुत्र की सीट परिसीमन में बनी थी। उस समय से लगातार लालू परिवार कोशिश कर रहा है और कभी कामयाबी नहीं मिली। 2009 में लालू यादव तक यहां से हार चुके हैं, 14 में मीसा भारती हारी, 19 में फिर हारी,
और तीसरी बार यहाँ से रामकृपाल यादव एक बार मीसा भारती के आमने सामने हैं। और देखिए यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें ये सही है कि यादवों की संख्या एक अच्छी खासी है, लेकिन नॉन यादव यदि हम ओबीसी की बात करें तो वो एक बड़ा समूह है, उसमें सवर्ण को जोड़ दें। यही रामकृपाल यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी ताकत है। इसलिए पाटलिपुत्र में ये जरूर है कि जो जीत का फासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एज है वो मोटे तौर पर पाटलिपुत्र में अभी भी बीजेपी को दिखाई देता है। और उसकी वजह है कि एमवाई के अलावा जो दूसरी जातियां हैं, खासतौर से जो नॉन यादव ओबीसी, सवर्ण और दलितों में, इसको यदि आप जोड़ दें तो रामकृपाल यादव, यही वजह है कि वहां पहले भी जीतते रहे। दूसरी बात है छवि को लेकर भी मीसा भारती से लोगों की नाराजगी रही है। मैं गया था उस क्षेत्र में, वो 5 सालों में कभी नहीं आई, उनसे मिलना मुश्किल है, इस तरह की बातें वहां के लोग कहते हैं। और रामकृपाल यादव ने लगातार उस क्षेत्र में, चाहे वो बर्थडे हो किसी के घर में कोई हादसा हुआ हो, ये बात बिल्कुल ठीक है नीतीश की अगर नेता चाहे हारे चाहे जीते लेकिन फिर भी जनता के बीच में रहे तो अपने आप जनता उसके साथ जुड़ती चली जाती है। ये जुड़ाव कितना कारगर साबित हुआ है रामकृपाल यादव के लिए, कितना नुकसान मीसा भारती को हो सकता है, ये बहुत जल्द सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।